एडिशन का फंक्शन, यानी कि डिकोडिंग का मतलब ये हुआ कि आपने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करना है, या फिर आपने डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करना है, क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सीपीयू चलाता है फेच साइकिल, यानी सबसे पहले मशीन के साइकिल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फेच होता है। फेच का मतलब क्या होता है कि जब प्रोग्राम आपका हार्ड डिस्क से रैम में आ गया है, तो अब रैम से प्रोग्राम जो है वो फेच होता है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शंस जो उसकी होती हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं वो फेच होते हैं, किसके पास आते हैं, वो सीपीयू के पास आते हैं। और सीपीयू फिर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। कैसे करता है कि पहले डिकोड करता है कि किस टाइप की इंस्ट्रक्शन आई है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्क्रीन पे प्रिंटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्रिंटर को प्रिंट भेजना है, क्या करना है, वो फिर एग्जीक्यूट करता है। और एग्जीक्यूट करने के बाद आपको दोबारा मेमोरी के अंदर उसका स्टेटस अपडेट कर देता है। यानी कि अगर फर्स्ट करें एडिशन का ऑपरेशन था ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो वो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी करके दोबारा से रिजल्ट कहाँ स्टोर करेगा, मेमोरी में, रैम में स्टोर कर देगा। और रैम से फिर क्या होगा कि आपका प्रोग्राम दोबारा उसको रीड करके डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मशीन साइकिल होता है जो कि चल रहा होता है सीपीयू के अंदर या हमारी कंप्यूटर के अंदर। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, किसी भी फाइल को डबल क्लिक करते हैं, जैसे ही मैंने किसी फाइल को डबल क्लिक किया, आप ये समझ जाइएगा कि मशीन साइकिल चल गया है। मशीन साइकिल में चार चीजें होती हैं। नंबर एक क्या होता है, फेच होता है सबसे पहले। फेच का मतलब क्या होता है कि रैम से यानी कि जब मैंने डबल क्लिक किया तो मेरा प्रोग्राम कहाँ पे लोड हो गया, आकर रैम में लोड हो गया, रैम में आ गया। अब रैम से फेच कौन करता है, वो सीपीयू करता है। रैम से फेच करने के बाद सीपीयू क्या करता है, उस प्रोग्राम को डिकोड करता है कि किस टाइप का प्रोग्राम है और ये क्या करवाना चाह रहा है मुझसे, ऑपरेशन, एडिशन का फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है, या किसी फाइल को ओपन करवाना चाह रहा है, या किसी फाइल को प्रिंट क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो वो डिकोड होती है इंस्ट्रक्शन, उसके बाद वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट करें मैंने फाइल को डबल क्लिक करके खाली डिस्प्ले ही कराना है, जैसे कि मैंने ये फाइल डिस्प्ले कराई थी आपके सामने, तो खाली डिस्प्ले ही कराना है। तो ये बेसिकली एग्जीक्यूशन हो गई इस प्रोग्राम की। और उसके बाद क्या हुई, इसकी आउटपुट यानी स्टेटस जो होगा वो दोबारा से रैम में अपडेट हो जाएगा। जहां से ये प्रोग्राम आया था, ये प्रोग्राम मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क से चलता हुआ रैम में आया था। रैम के बाद इसकी इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शन किसने रीड की, फेच करने के बाद सीपीयू ने रीड की, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद दोबारा से स्टोर करके कहां पे भेज दिया, मेमोरी में भेज दिया कि भाई ये इसका स्टेटस, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है सक्सेसफुली, और आपको आउटपुट नजर आ जाती है। ठीक है, तो पूरे अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में देखें, इसमें जो भी काम हम कर रहे होते हैं, जिन चीजों की भी हम एग्जीक्यूशन देख रहे होते हैं, कोई मूवी रन कर रहे हैं, कोई वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, उसका डेटा हमारे पास आ रहा है, किसी भी कोई फेसबुक का हमने वेबसाइट ओपन की हुई है, उस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रेंड लिस्ट आ रही है, उन तमाम चीजों के पीछे जो प्रोसेसिंग होती है सारी, वो यही मशीन साइकिल होता है जो चल रहा होता है। यानी कि इंस्ट्रक्शंस फेच होती हैं, डिकोड होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, और दोबारा से मेमोरी में यानी रैम में दोबारा से स्टोर हो जाती हैं। और स्टोर होने के बाद उस मेमोरी को कौन, आपका प्रोग्राम दोबारा रीड कर लेता है कि हाँ यार मेरी प्रोग्राम की आउटपुट आ गई है। ठीक है, तो मशीन साइकिल चार फेजेस में चल रहा होता है। ठीक है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। और ये मशीन साइकिल कौन चला रहा होता है, ये आपका सीपीयू चला रहा होता है कंटिन्यूअसली। ये मशीन साइकिल चला रहा है, फेच कर रहा है, डिकोड कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, और दोबारा से आउट स्टोर का मतलब है दोबारा आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली मशीन साइकिल है। जब भी आपके पास से कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वो इन चार फेजेस में ही एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब हमने ये बात की कि जी यहाँ पर सीपीयू की अगर हम बात करें तो इसके चार यूनिट्स हैं। ये सॉरी, अगर हम सीपीयू की बात करें तो इसके पास हमारे पास तीन बड़े मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, और मेमोरी यूनिट में आए तो हमारे पास कैशे मेमोरी और रजिस्टर है। अब हम ये देख लेते हैं कि जी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भाई एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन कर रहा होता है। अच्छा, और क्या करता है जी, ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। यही है ना अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो लॉजिकल ऑपरेशन आपके पास क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन आपके पास तीन टाइप के होते हैं। अगर हम अपने टाइप स्क्रिप्ट को याद करें तो टाइप स्क्रिप्ट में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या थे, हमारे एंड ऑपरेटर था, ऐसे ही में देखें, ऐसे ही था ना, एंड ऑपरेटर हम लिखते थे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी हो, या एंड, ये इसको डबल एम परसेंट का मतलब होता था एंड, सी इज लेस देन डी हो, तो फिर आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। इसे ऐसे ही लिखते थे ना, इफ का चेक। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशन होता है। तो अगर हम सीपीयू की बात करें तो ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं सीपीयू के अंदर, उसके अंदर भी ये लॉजिकल ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। लेकिन ये लॉजिकल ऑपरेशंस कहां पर हो रहे होते हैं, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर होते हैं। और सीपीयू तीन लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है।
तीन बेसिक या फंडामेंटल लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। एक ऑपरेशन को हम कहते हैं एंड, दूसरे ऑपरेशन को हम कहते हैं और तीसरे ऑपरेशन को हम कहते हैं नॉट। तो ये तीन बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस, या इनको हम बाइनरी ऑपरेशंस भी कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने ये बताया था कि जी जितने भी आपके पास कंप्यूटर सिस्टम को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। यदि या तो वो सीपीयू वन की लैंग्वेज को समझता है या जीरो, वन और जीरो की लैंग्वेज को समझता है, इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आता सीपीयू को। तो इसका मतलब ये है कि चाहे मैं प्रोग्राम इंग्लिश में लिखूं, चाहे जर्मन में लिखूं, चाहे फ्रेंच में लिखूं, एट द एंड वो कन्वर्ट किस में होता है? वो कन्वर्ट होता है वन और जीरो की लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं उसमें ए प्लस बी भी लिखूंगा तो वो ए प्लस बी भी एट द एंड कन्वर्ट होगा बाइनरीज के अंदर, वन और जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और वो फिर उसमें अगर एडिशन का ऑपरेशन होगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन ही होगा एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा तो वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन ही होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी तो वो भी बाइनरी मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें लॉजिकल ऑपरेशन भी तीन परफॉर्म होते हैं इसमें एएलयू के अंदर। एक एंड का ऑपरेशन होता है, और का ऑपरेशन होता है, और नॉट का ऑपरेशन होता है। अच्छा, ये आपको पता है कि हमने एंड ऑपरेंड जब पढ़ा था, एंड ऑपरेटर पढ़ा था टाइपस्क्रिप्ट में, तो उसमें क्या था? एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ अगर मैं ये लिखता हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड परसेंट एंड सी इज लेस देन डी, तो ये बताएं कि ये ऑपरेशन, इसमें जो अगर मैं लिखता हूं यहां पर कंसोल डॉट लॉग, लिखें हेलो वर्ल्ड, तो अगर मैंने यहां पर एंड ऑपरेटर यूज किया है, ये एम एम परसेंट साइन एम परसेंट एंड ऑपरेटर यूज हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। यानी ए इज ग्रेटर देन बी भी ट्रू होना चाहिए और सी लेस देन डी भी ट्रू होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो फिर ये वाला फंक्शन इसके अंदर ये कंट्रोल आएगा और ये हमारे पास स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला हमारा आर्म जो है इफ का, या ये वाला जो ब्लॉक है इफ का, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल कहां आ जाएगा? एल्स में आ जाएगा। एल्स फिर हम कहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये लिख दो कि जी कंसोल डॉट लॉग आई एम आउट। ठीक है, यही इसी तरह से लिखते हैं ना। तो अब अगर हम एंड ऑपरेशन की बात करें, हम कह रहे हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर जो लॉजिकल ऑपरेशन एक होता है उसका नाम एंड है। एंड का मतलब क्या है कि दोनों आर्म, आपके दोनों चेक्स, यानी ए ग्रेटर देन बी एंड सी लेस देन डी, ये दोनों ट्रू होने चाहिए। ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होनी चाहिए और सी की वैल्यू डी से लेस होनी चाहिए, यानी दोनों चेक्स जो हैं वो ट्रू होने चाहिए। जब मैं ट्रू की बात करता हूं इसका मतलब है, ट्रू का मतलब है सिग्नल क्या होना चाहिए? वन का सिग्नल होना चाहिए। फॉल्स का मतलब क्या है? कौन सा सिग्नल होगा? जीरो का सिग्नल होगा। ठीक है, वन ट्रू का मतलब क्या है? स्विच ऑन हो जाएगा। और फॉल्स का मतलब, जीरो का मतलब क्या है? स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बल्ब ऑन हो जाएगा ट्रू में, जीरो में क्या हो जाएगा? बल्ब ऑफ हो जाएगा। यही चीज मैंने बताई थी कि जो जितनी भी हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम या हमारे पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं, उनके अंदर जो सिग्नल फ्लो करता है वो बाइनरी सिग्नल करता है, वन और जीरो का। तो अगर हम एंड ऑपरेशन की बात करें तो एंड ऑपरेशन में क्या होना चाहिए? इसका मतलब है कि एंड ऑपरेशन जब भी परफॉर्म होगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर, जब भी एंड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि बोथ इनपुट शुड बी ट्रू होंगी, तो हमारे को आउटपुट क्या मिलेगी? वन मिलेगी। अच्छा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हुई, एंड ऑपरेशन में क्या होता है, अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स हो तो वो पूरी कंडीशन को क्या कर देता है? फॉल्स कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें मैं एक ये टेबल ड्रॉ कर रहा हूं एंड ऑपरेशन के लिए, मेरे पास अगर फर्ज करें दो ऑपरेटर हैं, इसको समझ लें कि ये एक्स ए है, ये वाई बी है, या इसको एक्स और वाई ले लें, ये दो ऑपरेंड्स हैं हमारे पास। जैसे मैंने यहाँ पर लिया था ए और बी, यहाँ पे मैंने लिए थे ना ये दो ए एंड बी, यहाँ पर समझ लें एक्स एंड वाई है। तो अगर मैं एक्स एंड ऑपरेशन वाई करूंगा और अगर मैं एक्स के ऊपर वन लूंगा, यानी एक्स की वैल्यू को ट्रू करूंगा और वाई की वैल्यू को भी ट्रू करूंगा, और ऑपरेशन मेरे पास एंड का होगा, तो आउटपुट क्या आएगी मेरे पास? आउटपुट मेरे पास ट्रू आएगी। ठीक है, यानी कि स्विच ऑन हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये कहां पर हो रहा है? ये हमारे पास हो रहा है एंड ऑपरेशन में। जब भी दो ऑपरेंड्स के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो ऑपरेंड भी कहते हैं इनको, इनके दरमियान जब भी हम एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट उस वक्त वन आएगी जब दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू क्या होगी? वन होगी। ठीक है, अच्छा अगर इसमें से किसी भी एक की वैल्यू जीरो हो गई तो आउटपुट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, यानी स्विच क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो मैंने अभी यही बताया था कि एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि किसी भी एक ऑपरेंड की वैल्यू अगर 0 हो गई तो आउटपुट क्या आएगी 0, यानी कि फॉल्स आएगी, स्विच ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी फॉल्स। यहाँ पे भी आउटपुट क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। अब अगर आप इन चीजों को जरा कंपेयर करें ना अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक से, तो आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि यार हम जो प्रोग्राम में ये लिख रहे होते हैं ए इज ग्रेटर देन बी हो और सी इज लेस देन डी हो, तो वो अंदर ट्रांसलेट कैसे हो रहा होता है, वो इसी तरह लॉजिकल ऑपरेशंस में ट्रांसलेट हो रहा होता है भाई। ये जो मैंने आपको मशीन साइकिल बताया है, ये जो मशीन साइकिल बताया है, यहाँ पर यही तो चीजें डिकोड हो रही होती हैं। इसमें ये जो डिकोडिंग का फेज होता है ये क्या कर रहा होता है, ये आपकी इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहा होता है कि ये लॉजिकल ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, क्या है। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोसेसर जो है ना अपना एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है या उस पार्ट को आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो इसको जरा इस फिगर से कंपेयर कीजिएगा, इस फिगर को सही से समझना है सबने कि ये फिगर है क्या। क्योंकि अगर ये फिगर आपको समझ में आ गई, इसमें जो चीजें फ्लो है डेटा का, इसमें जो फ्लो चल रहा है, ये अगर आपको समझ में आ गया, कभी जिंदगी में किसी किस्म की भी कंप्यूटेशन होगी या कंप्यूटिंग की बात होगी ना, आप फौरन समझ जाओगे क्या हो रहा है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये अगर किसी को नहीं समझ में आया अभी भी तो मुझसे पूछ लें, मैं बताने के लिए दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। अगर ये मशीन साइकिल किसी को समझ नहीं आया या ये डायग्राम समझ में नहीं आई तो मुझसे फिर पूछ लें, अगर समझ में आ गई इसका मतलब है फिर मैं आगे चलूं। हैंड रेस कर लें आप लोग। अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लें, मैं दोबारा चलता हूं। सर अच्छा दोबारा आंसर एक्सप्लेन कर, कह रहे हैं, हाँ दोबारा एक्सप्लेन करें। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, जब आप किसी भी प्रोग्राम को डबल क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया कि एक प्रोग्राम है, फर्ज करें ये फाइल है, फर्ज करें ये एक फाइल है। जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, अभी अभी ये कहाँ है, ये फाइल कहाँ पड़ी है अभी, ये इस वक्त जब ये मुझे ये नजर आ रहा है खाली ये कि भाई ये एक फाइल पड़ी हुई है मेरे सिस्टम पे, एक फाइल है ये वाली। मुझे नहीं पता इस फाइल के अंदर क्या है, सिर्फ एक फाइल का मुझे ये यहाँ पे इसका एक रेफरेंस या उसका एक नाम प्रिंट हुआ हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा पता चल रहा है कि यार ये कोई फाइल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ का ये डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ बेस्ड डॉक्यूमेंट है, टाइप इसकी पीडीएफ है और इसका साइज 578 केबी है। ठीक है। ये मेरे पास इसका सिर्फ ये डाटा आ रहा है, इसके अंदर क्या फाइल के मुझे नहीं पता कुछ, क्योंकि ये फाइल मेरे सामने अभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये जो जहां से आ रही है इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि इस वक्त ये फाइल किस स्टेट में पड़ी हुई है, इस वक्त ये हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है, हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई है। जैसे ही मैं इस फाइल को डबल क्लिक करूंगा तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस वक्त हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड भी आपको पता है प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे चलता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस फाइल को लोड करेगा कहां पर, रैम में, मेमोरी में। ठीक है। फिर रैम से क्या होगा, जैसे ये प्रोग्राम रैम में आएगा तो सीपीयू क्या करेगा, हमारा सीपीयू इस प्रोग्राम को फेच करेगा, यानी कि फेच का साइकिल, अपना मशीन साइकिल चलाएगा सीपीयू, फेच करेगा इस प्रोग्राम को मेमोरी से, अपने पास लेकर आएगा और उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी उनको डिकोड करके एग्जीक्यूट कर देगा। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब इस प्रोग्राम में क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होंगी, अगर मैं इसकी बात करूं भाई, इस प्रोग्राम में क्या इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, जब मैं डबल क्लिक करूंगा इसका मतलब है इस फाइल को ओपन कर दो, ये इंस्ट्रक्शन लिखी होगी। ठीक है। यानी जब मैंने इसको डबल क्लिक किया, अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास फाइल ओपन हो गई ना। तो इस प्रोग्राम में इस फाइल को ओपन कर, इसके प्रोग्राम में क्या लिखा होगा कि इस फाइल को ओपन कर दो, ये इंस्ट्रक्शन लिखी होगी। तो जो सीपीयू के पास डिकोडिंग होगी, सीपीयू के पास जो डिकोडिंग होगी, अगर आप इस डायग्राम में देखें, सीपीयू के पास जो डिकोडिंग होगी वो क्या होगी कि फाइल ओपन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। किस फाइल का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ओपन का, जिसका नाम ये था जो कि मैंने अभी ओपन किया, इस नाम की फाइल को ओपन करना। तो सीपीयू इस नाम की फाइल को ओपन कर देगा और आउटपुट कहां दिखानी है, ये भी लिखा होगा, आउटपुट दिखानी है स्क्रीन के ऊपर। तो ये मेरे पास स्क्रीन पे आउटपुट आ गई। क्या ये आउटपुट प्रिंटर पे गई, प्रिंटर पे नहीं गई आउटपुट, क्योंकि मैंने तो यही कहा है, डबल क्लिक करने का मतलब मेरा यही था कि इस प्रोग्राम को ओपन करके स्क्रीन पे दिखा दो, मॉनिटर पे दिखा दो। तो उसने मॉनिटर पे दिखा दिया। हाँ, अब अगर मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दूं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दूं, किसको दूं, सीपीयू को, कि इस फाइल को प्रिंट भी कर दो, तो जो भी प्रिंटर मेरे इस कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होगा उसके ऊपर इसका प्रिंट भी चला जाएगा। ऐसे ही होगा ना, जैसे ही मैं इसको प्रिंट पे भेजूंगा तो ये क्या होगा, मेरा ये देखो ये प्रिंटर का इंटरफेस खुल गया। अब यहां से जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो ये फाइल प्रिंट भी हो जाएगी प्रिंटर से। ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी जो मैं उसको दे रहा हूं। पहली इंस्ट्रक्शन जब मैंने डबल क्लिक की तो क्या दी कि इस फाइल को सिर्फ ओपन कर दो। ठीक है। तो जब मैंने डबल क्लिक किया
तो ये फाइल क्या हो गई, ओपन हो गई। हार्ड डिस्क से रैम में आई, रैम से इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने फैच किया इस फाइल को, फैच करने के बाद डिकोड किया इसको। डिकोड में क्या हुआ कि इसके इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी कि इस फाइल को स्क्रीन पे प्रिंट करो, तो यहाँ पर उसने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया, स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया और आपको दिखा दिया आउटपुट। स्टोर का मतलब है दोबारा मेमोरी में एक सिग्नल भेजेगा कि मैंने वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया, मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम दो। ठीक है, स्टेटस देता है, ठीक है, या रिजल्ट देता है कि हाँ ये रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट एंड देन स्टोर, फेच डिकोड एग्जीक्यूट देन स्टोर, फेच डिकोड एग्जीक्यूट देन स्टोर, ये एक पूरा लूप चल रहा है। सीपीयू के अंदर यही लूप चल रहा होता है, इनफाइनाइट टाइम के लिए लूप चल रहा होता है, जब तक कि आप सिस्टम को शट डाउन नहीं करते, तब ये लूप लूप जो है टर्मिनेट होता है। जिस तरह हमने टाइप स्क्रिप्ट में लूप पढ़े हैं ना, फॉर का लूप, व्हाइल का लूप, तो ये यही समझ लें कि ये लूप चल रहा है और ये वेट कर रहा होता है कि अब नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा मेरे पास एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है, उसको फिर फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसकी आउटपुट को स्टोर कर देता है। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम पकड़ेगा, फेच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसकी आउटपुट को स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली ये साइकिल चल रहा होता है सीपीयू के अंदर। अब ये चीज समझ में आ गई सबको, या अभी भी मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? क्लियर है? चलें। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि जी हमने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हमने एंड का ऑपरेशन देख लिया, हमने इसको कंपेयर भी कर लिया अपने जो टाइप स्क्रिप्ट के प्रोग्राम है कि जहां पर हम एंड ऑपरेटर यूज करते थे उससे भी हमने इसको मैप करके देख लिया। ठीक है, तो हमें ये चीज क्लियर हुई कि हाँ यार, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के अलावा एक लॉजिकल ऑपरेशंस भी चल रहे होते हैं। यानी कि जो हमारा एएलयू है वो ये वाला काम भी कर रहा होता है। एएलयू दो काम कर रहा है, एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है, इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहा है, एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं, हमें एंड का ऑपरेशन तो समझ में आ गया कि एंड में क्या होता है कि जी एंड ऑपरेशन में होता है कि जब तक आपके पास दोनों ऑपरेंड्स जिनके दरमियान आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उनकी वैल्यू वन नहीं होगी, आउटपुट वन नहीं आएगी, स्विच ऑन नहीं होगा, वैल्यू ट्रू नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक इनपुट पर वैल्यू अगर जीरो आ गई तो आउटपुट क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। किस में आ जाएगी, एंड ऑपरेशन, क्योंकि एंड का ऑपरेशन ही होता है, और स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर जो हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो और का ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। और में क्या होगा कि अगर हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, सपोज करें ए और बी हैं, जैसे मैंने वहां ऊपर ए और बी लिया था ना प्रोग्राम में, यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स एंड वाई। अगर मैं इसको टाइप स्क्रिप्ट की लैंग्वेज में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और पाइप साइन लगाऊंगा। और के लिए मैं क्या लगाता हूँ, पाइप साइन, ये आप लोगों को पता है, ये और ऑपरेटर होता है। एंड सी इज लेस देन डी हो, तो फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, ब्लॉक में आओ और लिखो कंसोल.लॉग, कंसोल.लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कंसोल.लॉग हेलो वर्ल्ड। और फिर एल्स, अगर ये फॉल्स हो कंडीशन तो फिर क्या प्रिंट करो, फिर आप ये प्रिंट करो कि कंसोल.लॉग, कंसोल.लॉग इज आई एम आउट। ठीक है, तो ये चीज ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, कोई एक भी स्विच अगर आपके पास जो है वो ट्रू होगा तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, कोई एक भी स्विच ट्रू होगा, यानी कि ए एंड ग्रेटर देन बी या सी एंड ग्रेटर देन सी, इनमें से कोई एक भी आउटपुट ट्रू हो गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरी आउटपुट इस ब्लॉक की क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यही हमारे पास और ऑपरेशन होता है। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। जी, ये अगर डेटा डिलीट हो जाए तो ये डिलीट हो जाता है, सही है, तो ये डिलीट हो जाता है आपके पास। वॉइस क्लियर है? हेलो, अभी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो अगर ये डेटा डिलीट हो जाए तो ये डेटा डिलीट हो जाता है भाई, खत्म हो जाता है। ठीक है,
इरेज हो जाता है, इस तरह समझ लें, इरेज हो जाता है, हार्ड डिस्क में से भी डिलीट हो जाता है, अनलिंक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने और का ऑपरेशन देख लिया। और के ऑपरेशन में क्या होगा कि कोई एक भी स्विच, कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो पूरी आउटपुट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे कि हम अपने टाइप स्क्रिप्ट में करते थे। अगर हम यहाँ पे देखें और के ऑपरेशन में, कि हमने ये बताया कि अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है तो ठीक है, वो तो दोनों वैल्यू ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। तो आउटपुट ट्रू हो जाएगी, यानी कि स्विच ऑन हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। तो अगर और के ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी ऑपरेंड अगर फॉल्स हो गया या वो स्विच ऑफ हो गया तो ओवरऑल आउटपुट क्या हो जाएगी, सॉरी, और के ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक भी ऑपरेंड अगर ट्रू हो गया, बेशक दूसरा ऑपरेंड हमारे पास फॉल्स क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई एक भी ऑपरेंड ट्रू हो गया तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, स्विच ऑन हो जाता है। ठीक है, बल्ब ऑन हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ देखें, इसमें क्या है कि अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है तो x तो 1 है ना, तो कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अच्छा, अब और के ऑपरेशन में क्या होता है कि और के ऑपरेशन में बल्ब या वैल्यू उस वक्त फॉल्स होगी आउटपुट कि जब हमारे पास दोनों ऑपरेंड फॉल्स हो या दोनों ऑपरेंड्स स्विच ऑफ हो, फॉल्स हो और ये भी फॉल्स हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं। आपने देखा और के ऑपरेशन में दोनों आउटपुट जब तक फॉल्स नहीं होंगी आपके पास आउटपुट फॉल्स नहीं आएगी या आउटपुट जीरो नहीं आएगी। अगर कोई भी एक ऑपरेंड वन हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो आउटपुट वन हो जाएगी। एंड के ऑपरेशन में हमने क्या देखा कि भाई अगर कोई एक भी कोई एक भी इनपुट कोई एक भी इनपुट अगर जीरो हो गई तो आउटपुट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड के ऑपरेशन में दोनों इनपुट्स का ट्रू होना जरूरी है, तब कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है। तो ये ऑपरेशन कहां परफॉर्म हो रहे हैं, ये हमारे परफॉर्म हो रहे हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में, सीपीयू का जो पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट ऑपरेशन होता है जिसको हम इन्वर्जन ऑपरेशन कहते हैं या नॉट ऑपरेटर कहते हैं, या हम अक्सर हम अपने टाइप स्क्रिप्ट में भी लिखते हैं ना, इफ नॉट ऑपरेटर, इस तरह साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाकर लिखते हैं, इफ नॉट एक्स का मतलब ये है कि जो भी एक्स की वैल्यू है उसको इन्वर्ट कर दो, उसको रिवर्स कर दो। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो उसको 0 कर दो, और अगर 0 है तो 1 कर दो। यानी अगर एक्स की वैल्यू ट्रू होगी और मैं नॉट करूंगा इसको, एक्स की वैल्यू 1 है और इसको मैं नॉट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि फॉल्स हो जाएगी। इसी को हम कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में टॉगलिंग भी कहते हैं, टॉगलिंग या और इसके वर्ड टॉगल भी यूज होता है, आउटपुट को टॉगल करना। ठीक है, आउटपुट को आप टॉगल कैसे करते हैं, नॉट का ऑपरेटर लगाकर। ठीक है, और ये यूनरी ऑपरेटर होता है या इसको अनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। अनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, अनरी ऑपरेशन होता है, यानी कि इसको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए अपनी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, एक ऑपरेंड चाहिए। अगर हमने यहाँ पर खाली एक्स की वैल्यू 0 है, उसको जब हम नॉट करेंगे तो वो 1 हो जाएगी, और 1 होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास ऑपरेंड नॉट में ट्रू फॉल्स आएगा तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, वो ट्रू हो जाएगा, और अगर ऑपरेंड ट्रू होगा और नॉट होगा ऑपरेशन तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यही चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है। जब अपनी लॉजिक को बिल्ड करते हैं तो यही तो चीजें आप कोड कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आप लूपिंग की बात करें तो वहां पर वही जो साइकिल है, मशीन साइकिल, वो चल रहा होता है कंटिन्यूअसली सीपीयू के अंदर, और सीपीयू के अंदर यही कंडीशंस जो है ना वो चेक हो रही होती हैं, यही आपके लॉजिकल ऑपरेशंस चेक हो रहे होते हैं। और क्या हो रहा होता है, और आपके ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के हो रहे होते हैं। ठीक है। तो ये हमने एएलयू को देख लिया कि एएलयू में क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ठीक है। इसी तरह सीयू की बात करते हैं, कंट्रोल यूनिट की। अब ये जो दूसरा कंपोनेंट है सीपीयू का एएलयू के बाद, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम पूरे सीपीयू की फंक्शंस को कंट्रोल करना। देखिए नाम से ही जाहिर है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का मतलब है कोई कंट्रोलर है। कंट्रोलर कौन होता है, जैसे अगर मैं सिंपल सी इसकी एग्जांपल लूं, अगर आप अपने यहाँ रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो सिग्नल पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ होता है, ऐसा ही होता है ना, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है। हालांकि ट्रैफिक खुद भी चल सकती है, लेकिन वो कंट्रोलर बैठा हुआ होता है जो कि आप लोगों को बता रहा होता है कि हाँ यार अब सिग्नल बंद हो गया है तो आप लोगों ने रुक जाना है, अब ये वाली ट्रैफिक जाने दें।
अब अच्छा, वो एक साइड की ट्रैफिक को रोक के फिर वो दूसरी ट्रैफिक को जाने देता है, फिर उनको रोकता है, फिर तीसरी साइड की ट्रैफिक को ऑन करवाता है, फिर चौथी साइड की। तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले का काम है क्या, कि पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करना, कि किसने कैसे जाना है, कहां से जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। यही काम कंट्रोल यूनिट का है। कंट्रोल यूनिट का काम है पूरे सीपीयू के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, कि कब उसने एडिशन करनी है, कब मल्टीप्लीकेशन करनी है, कब सब्ट्रैक्शन करनी है, और किस यूनिट ने क्या काम करना है किस वक्त। और इसके बाद जब आउटपुट जनरेट हो जाएगी तो उस आउटपुट को आपने कहाँ भेजना है, मॉनिटर पे भेजना है, प्रिंटर पे भेजना है, या फिर स्कैनर पे भेजना है, कहाँ भेजना है। तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनसे भी बात कर रहा होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है हमारे पास, ये रहा कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा होता है, पूरे सीपीयू की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा आउटसाइड द सीपीयू जिन जिन डिवाइसेस से सीपीयू कनेक्टेड होता है, लाइक रैम से कनेक्ट होता है, आईओ डिवाइसेस से इनपुट आउटपुट ले रहा होता है, वो सारी कंट्रोलिंग में कौन कर रहा होता है, वो कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। तो कंट्रोल यूनिट का काम यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले का है। अगर आप सीपीयू के उसके अंदर देखें तो यहाँ पर जो सीयू है कंट्रोल यूनिट, वो एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, जो कि सारे ऑपरेशंस को भी, सड़क के, रोड के, इन गाड़ियों के, और इनके अंदर किसने कहाँ कहाँ किस किस पाथ पे जाना है, किस जगह जाना है, कब किससे बात करनी है, उन सबको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये काम कंट्रोल यूनिट का होता है। इसके बाद क्या होता है कि जब भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इसके अंदर मेमोरी यूनिट भी होता है। जो थर्ड यूनिट होता है सीयू का, सीपीयू का, वो कहलाता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में एक चीज होती है जिसको हम कैशे मेमोरी कहते हैं, और एक रजिस्टर्स होते हैं। तो जब भी एएलयू एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो टेम्परेरी तौर पे रिजल्ट्स को स्टोर करता है इन मेमोरीज के अंदर, रजिस्टर में स्टोर करता है, कैशे में स्टोर करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे पास रैम मौजूद थी तो फिर ये मेमोरी यूनिट बनाने की क्यों जरूरत पेश आई। भाई आप ये पूछ सकते हैं ना कि यार आपके पास जब रैम मौजूद थी, ये देखें, अगर मेरे पास ये रैम मौजूद है, ये रैम मौजूद है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो फिर मैंने अलग से सीपीयू के अंदर मेमोरीज क्यों ली, उसके अंदर भी मैंने इंटरनल रैम लगाई हुई है, वो क्यों लगाई हुई है, उसका क्या फायदा होता है। जब मेरे पास ये एक रैम मौजूद है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो मैं इसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर लेता रिजल्ट्स को स्टोर कराने के लिए। वो इसलिए नहीं करता कि ये देखें कि अगर मेरे पास इंटरनल सीपीयू के अंदर मेमोरी लगी होंगी तो वो जल्दी से क्विकली डेटा एक्सेस कर लेंगी ना, प्रोसेस कर लेंगी। और अगर फर्ज करें ये मेमोरी एरिया बाहर होगा सीपीयू से, तो हर दफा जब भी मेमोरी में से डेटा को रीड करना होगा, रिजल्ट जो टेम्परेरी हमारा एएलयू स्टोर करेगा, उसको कहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा, उसको बाहर की मेमोरी को ट्रेवल करना पड़ेगा। और वहां पहले रिक्वेस्ट ट्रेवल होके आएगी, फिर यहाँ से रीड होके फिर ये जाएगी। तो ये मुझे बताएं कि ये ट्रेवलिंग टाइम कितना हो जाएगा, ये राउंड ट्रिप टाइम बढ़ गया ना आपका। तो सीपीयू का राउंड ट्रिप टाइम बढ़ जाएगा, तो इससे सीपीयू स्लो हो जाएगा, आपकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। तो आपकी सीपीयू की प्रोसेसिंग को मजीद एफिशिएंट बनाने के लिए एक और यूनिट डेवलप किया गया सीपीयू के अंदर, जिसको हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, ये मेमोरी यूनिट क्या करता है, ये मेमोरी यूनिट क्या करता है कि टेम्परेरी जो भी सीपीयू कैलकुलेशंस कर रहा होता है, और उसको अगर किसी टाइप की मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है अपने रिजल्ट्स को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करने के लिए, तो वो यहाँ पे स्टोर कर सकता है। इस मेमोरी यूनिट, ये मेमोरी यूनिट डायरेक्टली इंटरनली कनेक्टेड होता है एएलयू से और सीयू से। तो इसकी एक्सेसिंग बहुत फास्टर होती है, तो इतना टाइम पता ही नहीं चलता, आपको पलक झपकते प्रोसेसिंग हो जाती है। लेकिन अगर ये फर्ज करें मेमोरी यूनिट सीपीयू के अंदर नहीं होता, बल्कि सीपीयू से बाहर रैम के अंदर होता, तो फिर रिक्वेस्ट अगर एएलयू को कोई टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करना है वैल्यू, उसके रिजल्ट को स्टोर करना है और फिर रीड करना है, तो एएलयू की रिक्वेस्ट फिर इस प्रोसेसर से पहले बाहर आती है यहाँ पर, यहाँ से रीड होकर फिर डेटा फिर दोबारा वापस आता। तो कितना राउंड ट्रिप पड़ जाता। तो ये सीपीयू की जो प्रोसेसिंग थी या आपकी मशीन की परफॉर्मेंस थी, वो स्लो हो जाती। तो इसलिए एक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी यूनिट बनाया गया सीपीयू के अंदर भी, क्योंकि सीपीयू को भी जरूरत है अपने रिजल्ट्स को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करने के लिए। तो वो फिर इन मेमोरी यूनिट्स में स्टोर करता है, और ये बहुत फास्ट मेमोरीज होती हैं, रैम से भी ज्यादा फास्ट होती हैं। ठीक है। तो ये हमने ये देख लिया कि बेसिकली आपके पास सीपीयू क्या होता है। आपका समझ लें कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, और इस ब्रेन के अंदर तीन बड़े यूनिट होते हैं। एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है जो कि सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि सीपीयू के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, और उसका उसके ट्रैफिक ने, सीपीयू की आउटपुट ने कहाँ जाना है, किस डिवाइस से बात करनी है, किस जगह पे आउटपुट भेजनी है, ये सारे आउट ऑफ द सीपीयू के जितने टास्क होते हैं उन सबको भी ये कंट्रोल करवा रहा होता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम बेसिकली ट्रैफिक पुलिस वाले का है। तो मैं इसके आगे लिख लेता हूं, इज इक्वल टू ट्रैफिक पुलिस। ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा। तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले का काम होता है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना, वही काम कंट्रोल यूनिट का होता है सीपीयू के अंदर।
फिर उसके अंदर एक मेमोरी यूनिट बनाया गया जिसके अंदर कैशे होती है, रजिस्टर्स होते हैं। ये फास्टर मेमोरीज होती हैं जो कि टेम्परेरी तौर पर रिजल्ट्स को होल्ड करती है ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस, क्योंकि सीपीयू क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस। उन कैलकुलेशंस के जो टेम्परेरी रिजल्ट्स होते हैं उनको टेम्परेरी तौर पे अपने पास स्टोर करने के लिए इन मेमोरी एरियाज को, इन मेमोरी यूनिट्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर रैम को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा बल्कि इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये टेम्परेरी रिजल्ट्स हैं, ये परमानेंट रिजल्ट नहीं है। अगर परमानेंट रिजल्ट होगा तो वो रैम में भी जाएगा और उसके बाद वो फाइनली हार्ड डिस्क पे भी जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है। और ये क्यों टेम्परेरी यूनिट बनाया गया है, ताकि सीपीयू की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाए, अदरवाइज उसको रैम पे जाना पड़ता और वो फिर स्लो हो जाती है और ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है वो समझ लें कि एक तरीके से सीपीयू वाला चैप्टर तो भाईजान क्लोज हो गया। अब सीपीयू हमारे पास क्या होते हैं, ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं ताकि आप लोग ये याद रखिएगा। सीपीयू हमारे पास मल्टी कोर सीपीयू अब आजकल आ रहे हैं। आप लोगों के पास किस किस के पास डुअल कोर सीपीयू है, क्वाड कोर सीपीयू ये आ रहे हैं ना आजकल। आप लोग कहते हैं कि जी मेरा जो सीपीयू है वो क्वाड कोर है, उसके अंदर 4 कोर लगी हुई। अब आप कुछ लोग कहते हैं जी मेरा डुअल कोर सीपीयू है, कुछ लोग कहते हैं मेरा सिंगल कोर सीपीयू है। तो ये कोर क्या होती है, कोर का मतलब क्या होता है। अब ये जो मल्टी कोर्स का कॉन्सेप्ट आया सीपीयू के अंदर, इन्होंने सीपीयू को मजीद एडवांस कर दिया, यानी कि इस पूरे चिप की परफॉर्मेंस को और फास्ट कर दिया। यानी एक सीपीयू कोर का मतलब क्या है, एक सीपीयू कोर का मतलब है एक कंप्लीट सीपीयू यूनिट। ये जो पूरा कंप्लीट यूनिट है सीपीयू का, ये देखें, ये जो पूरा कंप्लीट यूनिट है सीपीयू का, दैट इज कॉल्ड वन सिंगल कोर। यानी अगर एक सिंगल कोर होगी तो उसके अंदर ये तीनों फंक्शन, ये तीनों यूनिट्स मौजूद होंगे। क्या क्या मौजूद होंगे उसके अंदर, एएलयू भी मौजूद होगा उस कोर के अंदर, उसका अपना कंट्रोल यूनिट भी होगा, उसका अपना मेमोरी यूनिट भी होगा। आई इसको कहते हैं सिंगल कोर, ये एक सिंगल कोर है। तो उसका मतलब है उसमें उसके अंदर कितने ये एएलयू, सीयू और ये मेमोरी यूनिट लगे हुए हैं, 2 कोर के लगे हैं। यानी कि दो इस तरह के पार्ट्स हैं उसके, कंप्लीट इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं दो। ठीक है, अगर मेरे पास क्वाड कोर है तो इसका मतलब है ऐसे 4 यूनिट्स हैं। तो जब क्वाड कोर होंगे और ऐसे 4 यूनिट्स होंगे तो उसका मतलब है उसकी प्रोसेसिंग और ज्यादा अच्छी होगी, वो और मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अब ये मल्टीपल कोर्स क्यों बनाई गई, इसका क्या फायदा था, उसका रीजन क्या था। देखें, ये कोर्स इसलिए बनाई गई कि अब हमारे पास प्रोसेसिंग जो है ना, उसकी कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। आप अपने अपने मोबाइल में भी देखें, आपके पास ऑक्टा कोर आ रहे हैं। मोबाइल के अंदर ऑक्टा कोर आ रहे हैं, यानी 8 कोर वाला सीपीयू आ रहा है मोबाइल के अंदर आपके लगा हुआ है। क्वाड कोर लगे हुए हैं, ऑक्टा कोर लगे हुए हैं। इस तरह की आप सुनते हैं ना अपने, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं या लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो इस तरह से वो आपको बताता है ना, जो आपको सेल कर रहा होता है कि ये इसमें जी ऑक्टा कोर का सीपीयू लगा हुआ है। इसका मतलब है उसके अंदर ये 8 ऑक्टा का मतलब होगा 8 कोर लगी हुई है इस तरह की। और हर कोर के अंदर आप ये समझिएगा पूरा एक वो इंडिपेंडेंट एक सीपीयू यूनिट पूरा है, जिसके अंदर एएलयू भी है, सीयू भी है और आपके पास मेमोरी यूनिट भी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास मल्टी कोर सीपीयू है तो आप एक टास्क इस कोर को दे सकते हैं, एक टास्क इस कोर को दे सकते हैं, एक टास्क इस कोर को दे सकते हैं और एक टास्क इस कोर को दे सकते हैं। तो इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। जब हमारे पास मल्टीपल कोर्स होती हैं सीपीयू के ऊपर, इसका मतलब है हमारा सीपीयू मल्टीपल टास्क एक ही वक्त में परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पे एक सीपीयू कोर जो है आपका वो ऑडियो सॉन्ग प्ले कर रही होगी, एक सीपीयू कोर जो है वो आपकी कोई मूवी चला रही होगी यूट्यूब पे, एक सीपीयू कोर जो है वो आपकी प्रोग्राम को रन कर रही होगी टाइपस्क्रिप्ट के, एक सीपीयू कोर जो है वो आप ब्राउजर पे ब्राउजिंग कर रहे होंगे उससे। तो ये 4 काम है जो एक साथ आप कर सकते हैं और ये चारों काम साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे, इंडिपेंडेंट कोर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ये वर्कलोड। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमने एक ही कंप्लीट चिप से, यानी कि मल्टी कोर सीपीयू से हमने मुख्तलिफ किस्म के काम ले लिए, तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, हमारी प्रोडक्टिविटी हाई हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, बड़े बड़े जाइंट कंप्यूटिंग मशीन्स होती हैं, उसके अंदर ये थाउजेंड्स में कोर्स लगी हुई होती हैं भाई, थाउजेंड्स में कोर्स होती हैं। जो गूगल के डेटा सेंटर होंगे, सोचिए गूगल के सर्वर्स के ऊपर गूगल के जो पीसीज होंगे, गूगल के जो कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे, उसके अंदर थाउजेंड्स में कोर्स होंगी और वो कितना बड़ा डेटा प्रोसेस कर रही होंगी, टेराबाइट पेटाबाइट में डेटा, मिलियंस बिलियंस ऑफ पेटाबाइट का डेटा। अब आपको ये समझ में आया कि इंसान और मशीन में क्या फर्क है। इंसान इतने बड़े डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता, इतनी मल्टीटास्किंग इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इंसान का जहन सिंगल टास्किंग बनाया है, फिर मैं बता रहा हूं उसमें एक ही कोर है। अगर आप इंसान के माइंड से मल्टीपल कोर वाला काम लेना चाहेंगे, वो पागल हो जाएगा और थक जाएगा और वो बहुत जल्दी ब्रेन डेड हो जाएगा उसका, वो हाइपर टेंशन का मरीज हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि अल्लाह ताला ने एक फ्रीक्वेंसी सेट की है ह्यूमन बॉडी की, एक बायोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी है काम करने की। अगर आप उसको मल्टीटास्किंग करेंगे तो एक तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी भी टास्क के ऊपर, क्योंकि देखें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज होती है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस या बायोलॉजिकल जो वर्किंग होती है बॉडी की, और एक होती है डिजिटल इंटेलिजेंस या डिजिटल वर्किंग जो होती है। मशीन को कभी भूख लगती है? नहीं लगती। मशीन को कभी नींद आती है? नहीं आती। मशीन के कोई इमोशंस होते हैं? नहीं होते। लेकिन ये सारी चीजें बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस में होती हैं। इंसान में ये सारी चीजें होती हैं, उसको भूख भी लगती है, उसको नींद भी आती है, उसमें इमोशंस भी होते हैं। यही बहुत बड़ा फर्क है। ये जो मशीन्स पे डिपेंडेंसी बढ़ाई गई, ये इसीलिए बढ़ाएगी मशीन से काम लेने की, और ये एआई को जो लाया जा रहा है ये इसीलिए लाया जा रहा है कि जो इन तमाम चीजों के पीछे लोग काम कर रहे हैं, जो इन तमाम इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनको ये चीज समझ में आ गई है कि हम इंसानों से ज्यादा काम नहीं ले सकते। अगर हमने इंसानों से ज्यादा काम लिया तो ये इंसान डिप्रेशन में चले जाएंगे, ये हाइपर टेंशन के मरीज बन जाएंगे, क्योंकि इंसान की बॉडी अल्लाह ने सिंगल टास्किंग बनाई है, मल्टीटास्किंग नहीं बनाई है। ठीक है? तो हम फोकस होकर और कंसंट्रेशन से एक ही काम कर सकते हैं तवज्जो के साथ। और अगर कोई लोग करते हैं मल्टीटास्किंग, फिर उसका रिजल्ट भी उनको पता है फिर क्या आता है। तो बहुत जल्दी वो थक जाते हैं, सो जाते हैं, नींद आती है उनको। वो ज्यादा तो हमारे पास सीपीयू के मैन्युफैक्चरर्स हैं। कौन कौन सी कंपनी है दुनिया में जो सीपीयू बना रही है? इंटेल है, सबसे बड़ी इंटेल है, एएमडी है, क्वालकॉम है, मीडिया टेक है, एनवीडिया है। ये सारी वो कंपनीज हैं जो सीपीयू बनाती हैं। सही है? और ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। ठीक है? ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं सिवाय इसके मीडिया टेक के। ये ताइवानी कंपनी है, ताइवान की है। इसके अलावा TMSU भी है। ठीक है? ये भी ताइवान की कंपनी है जो कि सीपीयू सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं। ठीक है? और इन इन कंपनीज का जो रेवेन्यू है आप सोचिए कि कहां पर होगा, क्योंकि हमारी हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सीपीयू की जरूरत है, हमारी हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सेमीकंडक्टर की जरूरत है, हमारी हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की, इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की जरूरत है। और यही चार पांच कंपनियां हैं जिनकी मोनोपोली है पूरी दुनिया के अंदर, और बिलियंस ऑफ डॉलर में इनका रेवेन्यू है। ठीक है? हम $1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया में हेल्प मांग रहे होते हैं, उनसे नीड मांग रहे होते हैं, और ये महीनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लेती है। तो अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी हमें आ जाए, और हमें ये हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के लोग हों सोचने वाले कि जो इस तरह की कंपनीज और इस तरह की इंडस्ट्री को डेवलप कर दें और हमें इस काबिल बना दें, तो सोचिए हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। ये हमें जरूरत नहीं होगी। अभी मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज दिखाता हूँ, मैं शेयर करता हूँ एक नॉलेज आप लोगों के साथ। आज मैं बल्कि देख रहा था रेवेन्यू जो था वो, ये ताइवान एक बहुत छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान के मुकाबले में भी बहुत छोटा सा मुल्क है। ठीक है? तो उनका जो अभी पिछले मार्च का जो रेवेन्यू आया है ना, वही तकरीबन $69 बिलियन का है तकरीबन। ये पिछले, मैं 2023 का रेवेन्यू बता रहा हूँ आपको, ये देखिए लास्ट ईयर का रेवेन्यू $69.29 बिलियन का। ठीक है? तो ये पर ईयर इनका रेवेन्यू चल रहा है भाई। और सिर्फ क्या काम करते हैं? ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है क्या काम करती है? सिर्फ ये सीपीयू बनाती है। ये सीपीयू बनाती है खाली, सेमीकंडक्टर बनाती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। सिर्फ एक काम कर रहे हैं, और वो एक ही कंपनी पूरे मुल्क को चला रही है। तो अगर ये हमारे पास ये फैसिलिटी आ जाए और हम ये बनाने के काबिल हो जाए और इस तरह से काम करने के काबिल हो जाए, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो सिर्फ ये नॉलेज शेयर करने का मकसद ये था। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था लास्ट क्लास में भी, कि अगर मैं टास्क मैनेजर पे जाता हूँ और ये देखता हूँ कि मेरे पास जीपीयू होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है। ठीक है? ये अगर मैं टास्क मैनेजर अपना रन करूं, ये मेरे पास टास्क मैनेजर आ गया, और इसमें मैं अगर अपनी सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करूं, तो सीपीयू के अलावा डेडिकेटेड प्रोसेसिंग यूनिट भी होते हैं जो कि आपके मदरबोर्ड पे लगाए जाते हैं, ताकि कुछ सीपीयू के वर्कलोड को ऑफलोड किया जाए यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, वो वर्क जो कि ग्राफिक्स से रिलेटेड होता है, वो सारा काम हम कहाँ परफॉर्म करा रहे होते हैं? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर। ठीक है? तो ये वाला वर्कलोड, जो 10% का वर्कलोड जो ग्राफिक्स को रेंडर करने का है, ये वर्कलोड कहाँ ट्रांसफर हो गया? सीपीयू से ट्रांसफर हो गया जीपीयू के ऊपर, आपके ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर। मेरे सिस्टम में जो मेरा लैपटॉप है उसके अंदर एक ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा हुआ है। ठीक है? वो इंटेल का लगा हुआ है, ये लिखा हुआ उसका, उसके बारे में वो भी लगा हुआ है, और उसकी स्पेक्स ये हैं, ये नीचे आपको नजर आ रही है सारी। ठीक है?
तो जो भी ग्राफिक्स रेंडरिंग का काम है, मूवी को रन करने का काम है, गेम्स को रन करने का काम है, वो सीपीयू ऑफलोड कर देगा कहां पर, जीपीयू को। इसी तरीके से अब आजकल क्योंकि एआई और बिग डेटा की बहुत बात हो रही है और सोशल मीडिया बहुत ह्यूज क्वांटिटी के अंदर जो है ना डेटा को जनरेट कर रहा है, तो अब जो लेटेस्ट जो आपके पास सर्वर मदरबोर्ड्स आ रहे हैं या जो मदरबोर्ड्स आते हैं उनके अंदर अब डीपीयू भी लगे होते हैं, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट भी लगे होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं जो कि एआई के वर्कलोड को, यानी कि जो भी आप एआई के मॉडल को बिल्ड करेंगे, उसकी इंटेलिजेंस को बिल्ड करेंगे, बिग डेटा के ऊपर जो भी एनालिटिक्स करेंगे, वो कहां पे ट्रांसफर ऑफलोड हो जाएगी। जिस तरह से ग्राफिक्स की रेंडरिंग ऑफलोड हो रही है जीपीयू को, इस तरह से डेटा की प्रोसेसिंग कहां पे ऑफलोड हो जाएगी, वो डीपीयू को हो जाएगी, यानी डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स को हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि सीपीयू का जो वर्कलोड है वो और कम हो जाएगा और सीपीयू को और मजीद काम करने का, दूसरे कामों पे तवज्जो देने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, तो ये पूरी चीजें थी जो कि हमने आज इसकी सीपीयू के हवाले से देख ली हैं कि सीपीयू के अंदर हमने मुख्तलिफ यूनिट्स पढ़ लिए कि सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने मल्टी कोर सीपीयूज को देखा, फिर हमने उस सीपीयू के अंदर जो मशीन साइकिल चल रहा होता है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर का, उसको पढ़ लिया, उसको देख लिया। फिर हमने ये देख लिया कि भाई सिंगल कोर सीपीयू भी होते हैं, मल्टी कोर सीपीयू भी होते हैं। मल्टी कोर सीपीयू जो है वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, उसके अंदर एक वक्त में ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा जी कौन कौन सी कंपनीज है जो कि ये सीपीयूज की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ये इंटेल है, एएमडी है, और हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये बड़ा हाई रेवेन्यू जनरेट करती हैं। फिर हमने ये देखा कि कुछ सीपीयू के अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी होते हैं, या हमारे मदरबोर्ड्स पे कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी ग्राफिक्स की रेंडरिंग के लिए या हाई लेवल की डेटा प्रोसेसिंग या बहुत ह्यूज डेटा को प्रोसेस करने के लिए, एआई के वर्कलोड को रन करने के लिए, वो प्रोसेसिंग यूनिट भी हमारे मदरबोर्ड में इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि सीपीयू के वर्कलोड को कम किया जाए, ताकि सीपीयू मजीद कोई दूसरे काम भी कर सके। तो ये सीपीयू का सारा फंक्शन है, ये आप लोगों को समझ आया? तो मैं मेमोरी शुरू करूं या मेमोरी को मैं स्टॉप कर दूं, मेमोरी फिर बाद में कराऊं? क्या कहते हैं आप लोग? हिम्मत है सुनने की तो मैं मेमोरी भी करा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं सच भाई, ये तो बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं बताएं, कुछ लोग कह रहे हैं बाद में बताएं। सर थोड़ा बाद में पढ़ा दें। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि लोग थक गए हैं थोड़ा। चलें एक काम करते हैं, अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम ये रैम तो करेंगे ही करेंगे, रैम के फौरन बाद हमारी पाइथन स्टार्ट हो जाएगी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह पाइथन करना शुरू हो जाएंगे, और इसी तरीके से हम चीज़ों को देख रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस के जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, सीपीयू क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कंप्यूटर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, फिर मेमोरी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो सारी चीज़ें फिर हम इंशाल्लाह पाइथन के अंदर भी इन चीज़ों को अपने रिलेट करेंगे, अपने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम रिलेट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमेशा बेटा एक याद रखें बात कि अगर आप, जैसे कि मैंने मिसाल दी ना, इन कंपनीज को बेटा जाके पढ़िएगा जरूर, और इनके रेवेन्यू को पढ़िएगा, गूगल पे जाके जरा इनके रेवेन्यू को सर्च कीजिएगा। जो हम एक एक बिलियन डॉलर मांग रहे हैं ना, ये एक महीने के अंदर तकरीबन 100 बिलियन डॉलर कमा लेते हैं, सिर्फ अपनी एक प्रोडक्ट बेच के, सीपीयू को। तो काश अगर हमारे साथ भी ऐसा होता कि हम सीपीयू बनाने वाले होते, हमें कुछ काम नहीं दिया जाता, सिर्फ ये सीपीयू बनाना सिखाया जाता, तो आज हम कितने अमीर मुल्क होते और कितने खुशहाल मुल्क होते। ठीक है, इस पे सोचिएगा, ये मैं एक थॉट आप लोगों को दे के जा रहा हूँ, इस पे सोचिएगा जरूर। ठीक है, और ताइवान जो है वो हमसे बहुत ही छोटा मुल्क है, बहुत छोटा मुल्क है भाईजान। ना उनके पास कोई इतनी ज्यादा क्रॉप्स हैं, वो कोई एग्री एग्री लैंड भी नहीं है उनकी, ना कोई एग्रीकल्चरल लैंड है। हमारे पास तो माशाल्लाह एग्री लैंड है, हमारी सबसे जरखेज जमीन दुनिया की, बेहतरीन 4 मौसम, और उसमें एग्रीकल्चर भी आपकी हो जबरदस्त, और साथ में आप गन्ने भी खा रहे हो, भुट्टे भी खा रहे हो, और सीपीयू भी बना रहे हो। तो आप सोचें आप कहाँ पर होंगे दुनिया में। अल्लाह ने कितनी सुपर नेशन बनाया आपको। ठीक है, तो ये बड़ा शुक्र अदा करने वाली बात है, लेकिन सुपर नेशन हो, खाली सुपर कहने से सुपर नहीं होती, उनको अपने कुछ काम भी करने होते हैं। तो अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो फिर सुपर जो है वो बिल्कुल लो लेवल पर आ जाएंगे, जैसे कि हम आ गए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करें अच्छा सा पढ़ें, इन चीजों को समझें, और इन कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में याद करने की कोशिश। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, 5 मिनट के अंदर मैं क्विज रेडी कर। अच्छा, असाइनमेंट का हमने क्या किया है कि असाइनमेंट को हमने एक्सटेंड कर दिया है कि अब जो भी असाइनमेंट, जैसे फर्ज करें आपको आज की क्लास में मिलेगा ना, वो आपका नेक्स्ट क्लास में ड्यू होगा, यानी जो भी नेक्स्ट अब कंप्यूटर साइंस की क्लास होगी ना, उसमें वो ड्यू हो जाएगा, उसमें आपने सबमिट करना होगा, ताकि आपको टाइम मिले, क्योंकि मुझे भी पता है कि कुछ थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया है। तो हम जो असाइनमेंट सबमिशन का टाइम है उसको हमने इस तरह से एक्सटेंड कर दिया है। तो आज का असाइनमेंट आपको रात में मिल जाएगा, और जो आप लोगों ने प्रीवियस असाइनमेंट सबमिट किया उसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह आज रात में आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
सर अच्छा, अब पुलिस कोई। टर्न है। हाँ, पूछे पूछे। सर वहीद का है, मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ। हाँ, पूछे पूछे। जी जी, वहीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सवाल ये था कि हमने अभी 3 गेट के बारे में पढ़ा है, क्या हम 7 गेट को भले पढ़े ना पढ़े, हम्म। उनकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, एक्सक्लूसिव मैं और मैं एक्सक्लूसिव नॉर। मैं आप लोगों से जो लॉजिक गेट्स हैं उनको मैं साइड लाइन पे डिस्कस कर लूंगा। मैंने उनको जानबूझ के मेन टॉपिक का पार्ट नहीं बनाया है, इसको सर। समझिएगा। मैंने इस लेक्चर में मैं वो शामिल कर सकता था, लॉजिक गेट्स, वो 7 गेट्स में शामिल कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं। रीजन ये है कि मैं एक फाउंडेशन बनाना चाह रहा हूँ। वो फाउंडेशन मैं पहले बिल्ड कर दूं, लोगों की बच्चों के जहन में ये आ जाए कि सीपीयू का क्या फंक्शन होता है। वो बेशक 3 गेट से समझ में आ जाए उनको। उसके बाद फिर हमारा एडिशनल गेट्स जो है ना वो आएंगे आगे, आहिस्ता 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 आहिस्ता। जब हम आगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, उसमें फिर मैं ऐड करता जाऊंगा और मैं इसी रेफरेंस में बात करूंगा। तो अभी मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हैं, तो इस पे मैं एकदम से 7 मंजिला इमारत नहीं बना सकता, तो ये गिर जाएंगे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स। सही है। ठीक तो है सर। सर हाँ हाँ सॉरी, हाँ बोले हाँ, सर बोलिए आप। बोलिए। आप बोलिए बोलिए। अच्छा सर, इसके अंदर ओपनली जो बात की जाती है, हाँ यार आपके सीपीयू की बायोस खराब है, तो इसके अंदर बायोस वाला कौन सा सेक्शन है, जरा नहीं 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 काइंडली नहीं नहीं उसको। नहीं नहीं, वो हाँ। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, मैं आगे बताऊंगा। वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। ओके। बायोस का सीपीयू से कोई ताल्लुक नहीं है। सीपीयू ओके। इज डिफरेंट थिंग, बायोस इज ठीक। इंटायरली डिफरेंट थिंग। ठीक है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि ये जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपके ब्लॉकचेन के अंदर और वर्चुअल करेंसी की कंप्यूटेशन में भी यूज होता है। आप ये देखिएगा कि अभी जैसे ही ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी आई है, वर्चुअल करेंसी की टेक्नोलॉजी आई है, बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी आई है, एकदम से एनवीडिया के जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, एनवीडिया बहुत ज्यादा बनाता है जीपीयू। जीपीयू सबसे ज्यादा एनवीडिया बनाता है। एनवीडिया के ये जो जीपीयूज हैं ये मार्केट में शॉर्ट हो गए, और इनकी जो क्या कहते हैं कीमत है, या जो इनकी वैल्यू है, वो एकदम से शूट हो गई है। अब ये आपको ये कहीं नजर ही नहीं आएंगे। यानी कि जो पहले आपको, फर्ज करें जीपीयू अगर आपको 20,000 में मिल जाता था, अब वो आपको 80,000 में मिल रहा है। रीजन ये है कि ये जीपीयू अब यूटिलाइज होना शुरू हो गए हैं ब्लॉकचेन की प्रोसेसिंग में, वर्चुअल करेंसी की प्रोसेसिंग के अंदर, बिटकॉइन की प्रोसेसिंग के अंदर, कॉइन की माइनिंग के अंदर, बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर। आप अपना बिटकॉइन माइन कर सकते हैं अगर इन जीपीयूज को आप एक सर्टेन आर्किटेक्चर के अंदर यूज कर लें। समझ रहे हैं बात। तो ये इसलिए ये सारी चीजें हुई। हार्डवेयर इंजीनियर्स, हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर्स कहलाते हैं जो ये बनाते हैं। ठीक है, सीपीयू वगैरह जो बनाते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर है, उनको कंप्यूटर इंजीनियर भी कहा जाता है। कंप्यूटर इंजीनियर भी कहा जाता है। एक होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है? एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना। कंप्यूटर इंजीनियर का क्या काम होता है? कि सीपीयू को, रैम को, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। ये दोनों में फर्क होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है इन्होंने। गुड। ये देखें, ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है सबको? चलें इसका जवाब दें। एएलयू परफॉर्म्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। सारे लोग रिस्पॉन्स करें, जितने भी बैठे हुए पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स करें। चैट बॉक्स पे लिख दें आप लोग। चैट चैट बॉक्स पे लिखें। आज जरा वो क्विज में कुछ थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम है, वेबसाइट उसकी ओपन नहीं हो रही, तो हम इसी तरह से रिस्पॉन्स लेते हैं आपके। नजर आना चाहिए आप लोगों को। कामरान खान, आपको नजर आना चाहिए भाई, सबको नजर आ रहा है। आप अपना नेट चेक करें। स्क्रीन विजिबल है। हाँ, मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, अब नजर आ रहा है सही? अबे सराई को क्यों नजर नहीं आ रहा भाई? ये सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है मेरे दोस्त। सही। कोई ऐसा पर्सन जो जिसने इसका जवाब फॉल्स दिया हो, जो ये समझता हो ये फॉल्स है। नो सर, किसी का भी नहीं आया नो में तो आंसर। इसका मतलब है कि मेजोरिटी ने इसका सही जवाब दिया है कि जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। ये सही इसका आंसर है, ट्रू। ठीक है। ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया। इसका जवाब दीजिए कि जो कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू के अंदर,
वो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस तरह का होता है? ट्रैफिक पुलिस की वाले की तरह होता है, या ह्यूमन को कंट्रोल करता है, या फिर यूट्यूब की वीडियो प्ले करता है? क्या करता है वो? उसका बिहेवियर किस तरह का होता है कंट्रोल यूनिट का? ये पुलिस कौन कह रहा है? सर आंसर बड़े जबरदस्त आ रहे हैं, ऑप्शन वन ही आ रहे उनको उनको पुलिस ही याद रह गया ना, चले इतना भी याद रह गया, बड़ी बात है। सही। तो मेजोरिटी ने, मैं ये देख रहा हूँ कि आंसर इसका सही दिया है सबने ही तकरीबन। अच्छा, कोई ऐसा है जो समझता है कि अच्छा हो रही है, अच्छा चीटिंग हो रही है? चलें, अभी ये जरा आज असल में वो वेबसाइट डाउन हुई है शायद, जो जिसपे हम क्विज प्रिपेयर करते हैं ना, उस वेबसाइट में कोई इशू है। तो कोई बात नहीं, आज के लिए कर लें, अगली क्लास में तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, मैं फिर दे रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के ऊपर। कैशे एंड रजिस्टर्स आर व्हाट? मेमोरी इनसाइड सीपीयू, मेमोरी आउटसाइड सीपीयू, और रैम। जवाब दीजिए जनाब। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। अभी तक 3 4 ने जवाब दिए, बाकी क्या समझ नहीं आया उनको, या ये रैम भी तो हो सकती है? मेरा तो ख्याल है रैम है शायद। कैश एंड रजिस्टर्स आर रैम। सर आ गए, मेरा ख्याल है सबके जवाब आ गए। सबके जो, और सबने सही दिया है, मेमोरी इनसाइड सीपीयू है। ठीक है जी। गुड। तो तकरीबन जबरदस्त, तकरीबन लोगों ने सही गेट कर लिया है हर चीज को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम रैम पहले पढ़ाएंगे, रैम के बाद फिर हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन उस वक्त पाइथन का दूंगा। तो यानी नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हमारी पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग रैम। तो रैम पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मेन टाइम हमारा जिस पे लगना था वो लग चुका है। अब बाकी चीजों पे टाइम नहीं लगेगा, क्विकली होंगी चीजें अब फटाफट। ठीक है, क्योंकि यही मेन चीज थी जिसको समझने की जरूरत थी। ये बेसिक फंडामेंटल आर्किटेक्चर था कंप्यूटर सिस्टम का जो होता है। ठीक है। तो वो आप लोगों को ये, अच्छी बात ये है कि अच्छी तरीके से समझ आ गया है। हम स्लोली चलेंगे, बिल्कुल वहीद साहब आप नहीं परेशान हो, इंशाल्लाह स्लोली चलेंगे। तो आ जाएंगी चीजें, आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ठीक है। तो इसको क्लास को वाइंड अप करते हैं। आपको आज की क्लास का असाइनमेंट मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में ड्यू होगा, और जो असाइनमेंट आपने लास्ट सबमिट किया था उसके रिजल्ट भी आपको आज रात में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है जी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपनी दुआओं में याद रखें हम सबको। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।